अच्छा, अभी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की जब हम बात कर रहे हैं, हम लोगों ने पहले हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और ये सब पढ़ लिया है काफी, ठीक है, उसी लास्ट क्लास में। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि एटिकेट्स और ये सारे सर्विसेज क्या मैटर करते हैं, किस तरह के एडिशनल सर्विसेज दी जा सकती है, ये सारे ऊपर ये सब हमने कवर कर लिए थे। ठीक है, पेशेंट केयर सर्विसेज क्या ओके। है। तो हम बात कर रहे हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की, कि जब भी हम हॉस्पिटल मैनेज करेंगे या हॉस्पिटल सेटअप होता है तो उसको मैनेजमेंट के टाइम पे अगर हमारा एम क्या रहता है, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं, अपने यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी लाने का या हॉस्पिटल को अच्छे से मैनेज करने का, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि वी नीड टू ब्रिंग द अवेयरनेस ऑफ हेल्थ केयर प्रोग्राम्स अमंग ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल। जितने भी लोग हैं हमें उन सबको बताना होता है कि भैया हेल्थ मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टू प्रमोट अवेयरनेस अमंग फंक्शनरीज इन्वॉल्व इन हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। जो भी हेल्थ और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जितने भी फंक्शंस होंगे, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो मेडिकल केयर हो, चाहे वो पेशेंट केयर हो, चाहे वो नर्सिंग डिपार्टमेंट हो, उन सब में भी एक अवेयरनेस लेके आना कि जितने भी हमारे फंक्शंस हैं वहां पर, जितने भी फंक्शंस हैं हमारे हॉस्पिटल के या हेल्थ मैनेजमेंट के, वो भी प्रॉपरली काम काम करें। उसके बाद हेल्थ और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में अगेन हमें रिसर्च करनी है, ये भी हमारा एक एम रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है, ताकि जो भी हमारी हेल्थ केयर डिलीवरी है या जो भी सिस्टम्स हैं जिससे हम लोग डिलीवर करते हैं अपने जो भी सर्विसेज हैं पेशेंट्स को, वो भी एफिशिएंट हो सके। उसके बाद जो भी सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं हॉस्पिटल के थ्रू, वो एक अच्छे लेवल पे हो सके, तो उसकी क्वालिटी डेवलप हो। देन वी ऑल्सो नीड टू प्रमोट अ फोरम ऐसा बनाने के लिए या ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आइडियाज और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो अमंग हेल्थ एंड हॉस्पिटल प्लानर्स, एकेडमिशियंस, एडमिनिस्ट्रेटर और जितने भी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, जनरल पब्लिक हैं, ताकि ओवरऑल हॉस्पिटल और हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इंप्रूव हो सके। उसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहता है कि नॉर्म्स बनाएंगे, स्टैंडर्ड्स बनाएंगे अपने जो भी एक्रेडिटेशंस हैं, जो भी आपके फॉर्मेलिटीज हैं हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को मीट आउट करने, जो भी सर्टिफिकेशंस हैं, जो भी मीन्स हैं, तो उसको अडॉप्ट करेंगे, मीन्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ सच इंस्टीट्यूशन सो एज टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर इन द कम्युनिटी। हम उन एक्रेडिटेशंस को हासिल करेंगे, उन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करेंगे, ताकि जो भी क्वालिटी हम डिलीवर कर रहे हैं हेल्थ केयर की कम्युनिटी में वो अच्छी हो सके। उसके बाद जितने भी हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर हम लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, अगेन हमारे हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को बेटर करने के लिए। उसके अलावा फिर हम बात करते हैं नॉलेज बढ़ाना, स्किल बढ़ाना अपने उन पर्सोनल की, उन ह्यूमन रिसोर्सेज की जो हमारे यहाँ पर हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे हैं, चाहे वो सर्विसेज प्रोवाइड करके, या फिर वो एजुकेशन एंड रिसर्च के थ्रू न्यू प्रोग्राम्स को डेवलप करके। उसके बाद टू प्रमोट एंड ग्रांट रिकॉग्निशन टू रिसर्च इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट and to grant award scholarship and assistance in other suitable forms for meritorious individuals and institutions। और साथ साथ हम क्या प्रमोट करेंगे, ग्रांट्स को रिकॉग्नाइज करेंगे रिसर्च फील्ड्स के अंदर हेल्थ और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, ताकि स्कॉलरशिप मिले, असिस्टेंस मिले लोगों को, उन लोगों को जो एक अच्छा काम कर रहे हैं या जो एक मेरिटोरियस इंडिविजुअल्स हैं, जो मेरिट बेसिस पे अच्छा स्कोर करके फिर अच्छा परफॉर्म करके उन इंस्टीट्यूशंस को जो हेल्थ केयर मैनेजमेंट के लिए या मेडिकल इंडस्ट्री में काम करती हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी को और स्मूदन करते हैं। ठीक है। उसके बाद टू एक्ट एज एन एडवाइजरी कंसल्टेटिव बॉडी in the best interest of community and country to central and state government, private public sector PSUs, healthcare delivery organizations में या टीचिंग एंड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस में आपका ये एडवाइजरी और कंसल्टेटिव बॉडी की तरह भी काम करते हैं। देन हेल्थ केयर एडवोकेसी को प्रोवाइड करना फॉर द बेनिफिट ऑफ हेल्थ सिस्टम मैनेजमेंट एंड टू एंडेवर टू बिकम अ नेशनल एडवाइजरी बॉडी फॉर यूनियन स्टेट गवर्नमेंट्स। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो भी हेल्थ केयर एडवोकेसी है, एडवोकेसी एज इन जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी एडवाइसेस हैं, जो भी उनके लॉज हैं, वो सब प्रॉपरली फॉलो करें, ताकि हेल्थ केयर सिस्टम या हेल्थ सिस्टम मैनेजमेंट बेटर हो सके। और नेशनल एडवाइजरी बॉडी जो है, चाहे वो यूनियन की ले लो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स की ले लो, उसका परफॉर्मेंस और बेटर हो सके, तो उसकी स्ट्रेंथ या उसकी स्ट्रेंथ में हम इसको ऐड कर सके। टेक्स्ट बुक्स लगाना, आपके पब्लिश करना, जो भी आपके हेल्थ केयर में ट्रेंड चल रहे हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट ट्रेंड चल रहे हैं। उसके बाद आपका एसओपीज में प्रिपेयर करना,
मैनुअल्स देना, लिटरेचर बुक्स, एसओपीज वगैरह क्या होती है पता है? हो गए सब? वसीम? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। मैम ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है बस, हाँ, और जो मतलब सेट किया जाता है हॉस्पिटल हाँ, चलाने के लिए। तो क्या प्रोसेस होगा, जैसे कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल कोई एडमिट हो रहा है तो क्या क्या स्टेप्स होंगे, वो सारा हमारा उसमें cover रहेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एसओपीज। ठीक है, उसके बाद अंडरटेक प्रोफेशनल कंसल्टेंसी इन द फील्ड ऑफ हेल्थ सिस्टम, क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ टेक्नोलॉजी, मेडिकल डिजास्टर मैनेजमेंट, हेल्थ केयर डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, सर्विसेज फॉर ओवरऑल इंप्रूवमेंट ऑफ द फैसिलिटीज। ठीक है, और उसके बाद कंपटीशन कराने हॉस्पिटल्स में, इंस्टीट्यूशंस में, अवार्ड सेरेमनीज कराना, रिकॉग्नाइज करना उन इंडिविजुअल्स को जिन्होंने एक्सेप्शनली और सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ताकि ओवरऑल एफिशिएंसी और हॉस्पिटल्स बेटर हो सके। अच्छा, कह रहे हैं कि हेल्थ केयर और हॉस्पिटैलिटी दोनों ही डाइवर्स इंडस्ट्री है, पर अब जो है, अगर हम क्लोजर लुक देते हैं तो दोनों का ही एम हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है ना। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इन टर्म्स ऑफ बोथ टेंजिबल कंपोनेंट्स एंड इनटेंजिबल कंपोनेंट्स। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, फॉर इंस्टेंस a patient has to feel better in order to get better, and this part needs the right ambience as well as the right amenities to be in place। कह रहे हैं कि अगर कोई हमें पेशेंट है, उसको हम बेटर फील, भाई इंपॉर्टेंट है उसको कि वो बेटर फील करे ताकि वो बेटर हो जाए। मतलब अगर किसी को कहते हैं ना, अगर आप डॉक्टर प्यार से बात कर लेते हैं तो आधी बीमारी तो वही खत्म हो जाती है पेशेंट की, कहा जाता है ना ये। सो दैट इज व्हाई द बिहेवियर एंड द कनेक्टिविटी डॉक्टर्स की, या फिर जो भी आपकी क्योर करने के लिए जो भी आपके वहाँ पे इवन पैरामेडिकल स्टाफ है जो भी है, वो अगर बहुत पोलाइटली और अच्छा बिहेव करते हैं, तो जो लोग वहाँ पे एडमिट हुए हैं या जो फॉर एग्जाम्पल किसी कंसल्टेशन या ट्रीटमेंट के आए हैं, दे विल फील बेटर। और बेटर फील करेंगे तो ऑब्वियसली फिर ठीक होना भी, बॉडी भी तभी जल्दी हील करती है ना, व्हेन योर माइंड एंड योर हार्ट इज एट पीस। ओके, सो दिस पार्ट नीड्स द राइट as well as the right amenities to be in place। ठीक है, इसके लिए कह रहे हैं कि एक तो राइट एनवायरनमेंट होना चाहिए, एम्बियंस अच्छा होना चाहिए, और साथ ही साथ राइट फैसिलिटीज भी मिलनी चाहिए। ठीक है guys, ठीक है। ओके, अदर एरियाज हॉस्पिटल्स जो हैं उनको ज्यादा ही कंफर्टेबल बनाया जाता है पेशेंट्स के लिए, गेस्ट के लिए। और मैंने कल बात करी थी हम लोगों ने, जैसे कि डाइनिंग फैसिलिटीज, कैफेटेरिया, ये सब चीजें भी अब एड ऑन हो गई एज एन एमिनिटीज, ताकि पेशेंट्स का और उसके अटेंडिस का एक बेटर एक्सपीरियंस रह सके, और एम्प्लॉयज को भी अच्छे से बिहेव करने के लिए और अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए ट्रेन किया जाता है, ताकि जितने भी लोग वहाँ पे आए उनका एक अच्छा कनेक्टिविटी हॉस्पिटल के साथ रहे, और उसके बाद उनके फीडबैक्स वगैरह अच्छे रहे, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ से बहुत ज्यादा वो रहता है, वर्ड ऑफ माउथ से बहुत ज्यादा मार्केटिंग होती है, बहुत ज्यादा प्रमोट होते हैं आपके सर्विसेज, आपके फैसिलिटीज, आपके हॉस्पिटल का नाम, गुडविल डेवलपमेंट भी आपकी वर्ड ऑफ माउथ से बहुत ज्यादा होती है। चेंजिंग माइंडसेट ऑफ पेशेंट्स एंड देयर एक्सपेक्टेशन, कह रहे हैं कि ये हमने करा था क्या कल अनुराधा? नो मैम। नहीं किया था। कह रहे हैं कि अब जो है ना, जैसे जैसे धीरे धीरे नई नई चीजें ऐड हो रही हैं, तो अब पेशेंट्स की भी एक्सपेक्टेशंस ना बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। पहले सिर्फ एक दवाई मिल जाए बहुत होती थी, अब दवाई के साथ साथ बिहेवियर, दवाई के साथ साथ आपकी बिलिंग सिस्टम कैसा रहा, मेडिसिन के साथ साथ आपके डॉक्टर्स ने कैसे आपके साथ बात करी, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको कैसे डायग्नोस किया, कितना इन्वेस्टिगेट किया, वो सारी चीजें बहुत मैटर करने लगी है। तो सबसे पहले बात करें कि पेशेंट जो है डिमांड करते हैं भाई कि जितना पैसा हम दे रहे हैं उसका हमें बेस्ट ऑफ द वैल्यू मिले। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए वेट ना करना पड़े, कंसल्टेशन के लिए वेट ना करना पड़े, इन्वेस्टिगेशन के लिए वेट ना करना पड़े, ट्रीटमेंट अच्छा मिले, डिस्चार्ज प्रोसेस बहुत स्मूथ हो, है ना, ये सारी आपकी एक्सपेक्टेशन रहती है पेशेंट्स की। उसके बाद कह रहे हैं कि सोशल मीडिया ने भी पेशेंट्स को एक इजी एक्सेस दे दिया, जहां वो
कमेंट कर सकते हैं या कंप्लेन कर सकते हैं या बता सकते हैं, जिससे कि हॉस्पिटल की रेपुटेशन पे या उसकी रैंकिंग पे असर पड़ता है। उसके बाद कह रहे हैं कि मनी से हम हेल्प तो नहीं ले सकते, लेकिन सर्वाइविंग इलनेस जो है वो जरूर रिड्यूस हो सकती है। तो फोकस है शिफ्टेड टू कंफर्ट एंड फैसिलिटीज दैट विल मेक इट स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स। ऑब्वियसली कह रहे हैं कि जो हॉस्पिटल्स में ऐसा तो नहीं है कि पैसा दे दोगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी, लेकिन आपकी जो बीमारी है उसको कम जरूर किया जा सकता है ना, धीरे 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 कम कर सकते हैं और लोगों को सरवाइव करना सिखा सकते हैं। तो अब जो फोकस है हॉस्पिटल्स का या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का, वो कंफर्ट और फैसिलिटीज पे बहुत ज्यादा हो गया है, बिकॉज वी वांट आवर पीपल टू बी कंफर्टेबल, we want people to be at peace of mind, and then only they'll move to curing the illness. उसके बाद कह रहे हैं कि ऑक्सिलरी सर्विसेज, हमने कल बात कर ली थी इस चीज के ऊपर कि जितने कन्वीनियंस के लिए विजिटर्स के या अटेंडेंट्स के लिए हॉस्पिटल से अलग से कुछ नए फैसिलिटीज या प्रोविजंस ऐड कर दिए हैं, जिसमें आपका फूड है या फिर कैफेटेरिया है या फिर आपके अब तो छोटे छोटे वेंडर्स भी वहां पे लगा देते हैं कि कुछ किसी को शॉप करना हो या कोई लाइब्रेरी बना दी, ये सारी चीजें भी ऐड होती जा रही है। फूड का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने लगा है, पहले इतना खाने पे ध्यान नहीं दिया जाता था। लॉन्ड्री सर्विसेज भी हमें प्रेमाइसिस पे मिल जाती हैं। हॉस्पिटल्स बहुत एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाए जाते हैं, है ना, बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, ताकि वो मीट कर सके फॉर डिस्पोजिंग बायोमेडिकल वेस्ट और ओन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड फैसिलिटी फॉर। ये भी पहले ये चीजें हॉस्पिटल्स में आपको नहीं मिलती थी, पर अब ये भी चीजें मिलने लगी हैं। उसके बाद कह रहे हैं ड्यू टू एक्सट्रीमली स्ट्रिंजेंट हाइजीन नॉर्म द हॉस्पिटल किचन्स आर डिजाइन्ड विद हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ये याद रखना इस चीज को, है ना, ये वाला जो है ना, कई बार डेफिनेशन पूछ सकते हैं। किचन्स वगैरह के लिए ये सर्टिफिकेशन होता है which is HACCP, which is Hazard Analysis and Critical Control Point। ये एक सर्टिफिकेशन रहता है जो कि हॉस्पिटल्स को अटेन करना पड़ता है अपने आप पर किचन बनाने के लिए। ठीक है वसीम, क्लियर? यस मैम। ठीक है अनुराधा? Yes, ma'am. ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि अब जो है पेशेंट्स थोड़ा सा रेजिडेंशियल एलिमेंट्स भी मांगने लगे हैं, जैसे कि वहां पर कितना ग्रीनरी है, कितना नेचर से कनेक्टेड है, ये सारी चीजें। तो अब अगर आप देखोगे तो हॉस्पिटल्स को ना एक वैसा बना दिया जाता है, मतलब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा सा, या उसकी एंट्री हॉस्पिटल ये होटल जैसी बना दी, है ना। तो ये सारी चीजें भी अब ऐड होती जा रही है, जो अब पेशेंट्स की एक्सपेक्टेशन भी रही है। स्पेशल सर्विसेज अगर हम बात करें तो बच्चों के लिए वीडियो गेम्स, ग्रोन पेशेंट्स के लिए टेलीविजन, पहले टेलीविजन बुक्स वगैरह मैगजीन्स वगैरह कहाँ होती थी हॉस्पिटल्स में। टाइम वहां पे अगर आप देखोगे वेटिंग एरिया पे आपको मैगजीन्स भी मिलेंगी, टीवी भी मिलेगा, है ना, ये सब चीजें पहले नहीं हुआ करती थी। उसके बाद ये भी बोलते हैं कि पेशेंट्स जो है उनको ऑब्वियसली ये भी एक्सपेक्टेशन होती है कि जब वो वेट कर रहे हैं फैसिलिटी में अपना नंबर आने के लिए, तो दे ऑल्सो लुक फॉर द गाइडेंस कि भाई रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, ओपीडी ब्लॉक कहाँ है, कोई अगर फर्दर उनको इन्वेस्टिगेशन कर ली हो, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है आपके माइंडसेट का, आपके पेशेंट के माइंडसेट का। क्योंकि अगर वैसे वो ऑलरेडी बहुत अपसेट सिचुएशन में एंटर करते हैं हॉस्पिटल, या बहुत ऑलरेडी पैनिक सिचुएशन में होते हैं बिकॉज ऑफ देयर प्रॉब्लम और द डिसीज और मे बी द इशू व्हिच दे आर सफरिंग फ्रॉम, एंड इन दैट केस इफ यू डू नॉट गिव देम राइट वे, मतलब एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको ये नहीं पता कि कहाँ जाना है, कहाँ ओपीडी होगी, कहाँ हमें बिलिंग के लिए जाना है, लाइंस बहुत ज्यादा लंबी, अगर क्यू बहुत लंबी है तब भी लोग परेशान हो जाते हैं। तो इस तरह की चीजें आप पेशेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ब्लॉकेज है, इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस कि कैसा कम्युनिकेशन रहा है आपके पेशेंट से, डॉक्टर से, नर्सेस से या सपोर्टिंग स्टाफ से आपके पेशेंट का, उस पर भी फोकस किया जाता है, कम्युनिकेशन पे भी फोकस किया जाता है, पेशेंट सेटिस्फेक्शन पे भी फोकस किया जाता है, और सर्विस मैनेजमेंट से ये सारी जो हॉस्पिटैलिटी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एंटर करे, तो पेशेंट्स को ओवरवेलमिंगली रेट करते हैं वो लोग कि किस तरह की केयर हमें मिली है हॉस्पिटल के अंदर। उसके बाद कह रहे हैं कि रेगुलर मॉनिटरिंग और असेसमेंट अगर रहती है पेशेंट सेटिस्फेक्शन की, वो तो वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है रोल, और हमें साइंटिफिकली ये भी पता चलता है थ्रू डेटा कि हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, है ना। और पेशेंट्स के फीडबैक से हमें पता चलता है कि भाई हमारी पार्टनरशिप कैसी चल रही है, या हम लोग पेशेंट्स को कितना अच्छे से ट्रीट कर पा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि
आपके पेशेंट्स के लिए क्या क्या चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऑब्वियसली फिजिकल वेलबींग सिर्फ कंसर्न नहीं है, अब आजकल और भी अदर फैसिलिटीज ऐड हो गई हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके हॉस्पिटल में आपके पेशेंट्स के लिए, ठीक है। और ऑब्वियसली वर्ड ऑफ माउथ, मैंने बात करा था कि वर्ड ऑफ माउथ से कि आपके हॉस्पिटल के बारे में लोग कैसे बातें कर रहे हैं बाहर, है ना, आपके पेशेंट्स वहां से जब ट्रीट होते हैं तो वहां से वो किस तरह का फीडबैक देते हैं, हॉस्पिटल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। So thus it is important to give due consideration to the aspects that are important to patients। अब कौन कौन से aspects important हैं पेशेंट्स के लिए। सबसे पहले बात करते हैं हम amenities की। वही सिंपल सी बात है, बहुत बेसिक चीजें हैं, ये फूड, प्राइवेट रूम्स, एंटरटेनमेंट ऑप्शंस क्या है, ये सारे भी, ये एडिशनल चीजों की बात कर रहे हैं हम लोग, अपार्ट फ्रॉम क्योर, अपार्ट फ्रॉम दी मेडिकेशन। फिर एटमॉस्फेयर कैसा है, क्लीनलीनेस कैसी है, हॉस्पिटैलिटी कैसी दी गई है आपको, कंफर्ट कितना है, कितना रिलैक्स एनवायरनमेंट है, कितना आपका ये आपका कस्टमर फ्रेंडली प्रोसेस है, ये मैटर करते हैं। फिर ट्रीटमेंट कैसे दिया गया, किस तरह से पेन मैनेजमेंट सर्विस कैसे ऑफर करें, किस तरह की टेक्नोलॉजी लोग यूज करते हैं, पेशेंट सेफ्टी को लेके क्या वहाँ पे नॉर्म्स हैं, प्रिवेसी कितनी है, नर्सिंग का क्या एटीट्यूड है, किस तरह की रिस्पॉन्सिवनेस है, केयरिंग, रिस्पेक्ट, ट्रीटमेंट ऑफ फैमिली, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट मैटर है। उसके अलावा फिजिशियंस को कैसे एक्सेस करते हैं, उन फिजिशियंस की क्या लिस्निंग एबिलिटी है, किस तरह की नॉलेज है, और कितना कंपैशन के साथ वो अपने पेशेंट्स को, अपने कस्टमर्स को हैंडल करते हैं, है ना। कस्टमर ही हो गया पेशेंट। उसके बाद हमारा जो आपका एडमिशन प्रोसेस और डिस्चार्ज प्रोसेस, वो कितना क्विक है, कितना टाइमली है, उसमें कैसी इंफॉर्मेशन वहाँ पे चाहिए होती है, कितना अफोर्डेबल है, कितना इजीली अफोर्डेबल है, उसमें किस तरह के फाइनेंशियल नॉर्म्स हैं, वो सारी चीजें भी आप पेशेंट्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छी हो, ठीक है। ये हम लोगों ने कर लिया था कि एडिशनल सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट टॉपिक आता है जो इम्पोर्टेंट भी है, और वो मुझे इसमें कंट्रीब्यूशन, मैं कम बोलूंगी, आप लोग ज्यादा बोलोगे, ठीक है। चलो ये एक बार फटाफट से पढ़ लो, दोनों के दोनों। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक बार अच्छे से पढ़ लो यहाँ पर, फिर कॉमन टाइप्स भी, ये मुझे आप बताओगे। अच्छा, एक चीज पूछनी थी मुझे, कल हम 2 आवर्स की क्लास ले लें क्या, क्योंकि जल्दी खत्म करना है, वैसे आवाज नहीं आ रही। यस मैम। हाँ, यस मैम। ओके, यस मैम, ऐसे आप। यस मैं इसलिए बोल रही मैम। हूँ, हाँ मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ना हम लोग इसको जल्दी से फटाफट खत्म कर लेते हैं, जैसे हमारी 6 आवर्स की क्लास है। मैम और कितने क्लासेस होने?
इसकी ना 3 क्लासेस थी तुम्हारी 2 आवर्स की, है ना, वो कंप्लीट होनी तो हमारी अभी 1.5 की आज हो गई, एक की आज पहले हो गई है ना, 2.5, और हम कल एक और कर लेंगे तो 2 हो जाएगी, 4.5, और फिर 1.5 घंटे वाली क्लास एक और करके 6 आवर्स की हो जाएगी। फिर 3 सेशन होते थे तुम्हारे 2 आवर्स के, अगर कल कर लेते तो फिर आज हम बहुत कुछ खींच लेते हैं। अभी आप लोग वर्किंग हो गया? ओके मैम। यस यस या नो? अभी तो मैं वर्किंग एक्चुअली, नो 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 मैम, एग्जाम और थोड़ा प्रिपेयर। मैं वही बोल रही थी ना कि हम थोड़ा जल्दी खत्म कर लें, है ना, तो आज हो गया, कल एक से परसों भी होगी, तो 21 22 23 23 तक भी आपकी खत्म हो जाएगी क्लासेस, तो निपट जाएगा काफी कुछ, है ना। कल हम 7 बजे से कर लेंगे सेशन, 7 बजे कर लें हम, वसीम कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पर 7 तक तो आपकी प्रेस टाइम होता है, आप 10-15 मिनट लेट आ जाना, कोई बात नहीं। हाँ ठीक ओके है, मैम। कल का सेशन अनुराधा 7 बजे से रखवा लें। हेलो अनुराधा। ठीक 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 है मैम। 7 to 9 रखवा लो कल सेशन। यस मैम। यस मैम, ठीक है, फिर ठीक है, कल मैं 7 to 9 रखवा लेती हूँ फिर। 2 घंटे का रख। मैम 7:30 ठीक है। क्या? 9 ठीक है नहीं समझ आया? मैम। चैट वो करो, कह चैट पे डालो। वो कह रहे मैम ठीक है। कर हो ना 7 to 9, 1-2 दिन मेहनत कर लो अब, क्योंकि फिर टाइम नहीं है तुम लोगों के पास। ओके, ठीक है, और ओके मैम ओके। ठीक है, सो आई विल कीप इट फॉर 7 to 9 टुमारो। ओके, चलो अब हम फटाफट से ब्लड ट्रांसफ्यूजन जल्दी से खत्म करते हैं। कौन बताएगा, वसीम बताएगा या अनुराधा? अनुराधा आगे वसीम से पूछ लेंगे फिर। अनुराधा आप बताओ, अगर आवाज सही से आती है तो। हाँ मैम ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज अ मेडिकल ट्रीटमेंट हम्म जिसमें ब्लड डोनेट किया जाता है टू द हाँ पेशेंट्स हु आर एट रिस्क, जिसको जरूरत होती है, ब्लड लॉस होती है, इंजरीज होती है, या कोई एक्सीडेंट्स वगैरह हो गया, सर्जरी या मेडिकल कंडीशंस हो गए कोई, तो इसमें जिनको ब्लड जरूरत होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज करना। वो डोनर से लिया जाता है, कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम अ हेल्दी डोनर, एंड फिर उसको पेशेंट को दिया जाता है, ट्रांसफर किया जाता वेरी गुड। कौन कौन से टाइप्स के ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते हैं? है। ये रेड ब्लड सेल ट्रांसफ्यूजन, हम्म, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन एंड प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे वसीम, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कुछ भी। नो 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 मैम क्लियर। चलो आगे बताओ मुझे। मैम ये जो ब्लड ट्रांसमिशन में है, ये मैम ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल। नहीं समझ में आया। यस मैम, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में एक प्रोसीजर है, कैसे किया जाता है मैम, जो हम्म, स्मॉल नीडल निकालने के बाद इग्नेस में और अंदर आर्म एक बॉल दी जाती है हमको, छोटी सी हम्म, स्मॉल बॉल येलो कलर के, और वो मूव किया जाता है बैक के थ्रू और इनटू द पर्सन। कोई मतलब हेल्थी पर्सन भी होता है तो वो भी डोनेट कर सकता है, और करेक्ट, एंड दे कैन भी, वो उसको जब वो ब्लड ट्रांसफर करता है तो उसको मॉनिटर किया जाता है। वेरी एंड उस समय जैसे कोई हम पेशेंट है तो उसको मॉनिटर किया जाता है, कोई ऐसा तो नहीं है किसी को कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा, पेशेंट को रिएक्शन होता है इमीडिएटली उसको ब्लड को वेरी तो। नाइस, वेरी नाइस। तो मैम इसी के अंदर वो छोटा छोटा। ये जो हम डोनेट करते हैं ब्लड कंपोनेंट्स को, इस ये हमारा आईवी के थ्रू जाता है, ये तो सबको ही पता है, इंट्रावेनस लाइंस के थ्रू, है ना। सो ब्लड, यस मैम यस। हाँ, सो बेसिकली हम लोग ब्लड को रिप्लेस कर रहे हैं, ब्लड कंपोनेंट्स को ऐसा रिप्लेस कर रहे हैं उन ब्लड कंपोनेंट्स को जो हमारे बॉडी में लो हो गए हैं, है ना। अब व्हाई माइट आई नीड टू गेट अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की क्या जरूरत पड़ती है?
जब आपकी कोई इंजरी है, जैसे अनुराधा ने बताया सर्जरी के टाइम पे, या कोई मेडिकल कंडीशन है जिसमें आप एनीमिक हो, या आपको कैंसर है, या कोई किसी तरह की कोई डिजीज है आपको, तब आपको ब्लड की जरूरत रहती है, जब सिकल सेल डिजीज हो या हेमोफीलिया हो। अच्छा, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सो पूरे ब्लड in addition to more blood, a transfusion can provide certain blood components or parts, जो कौन कौन से हैं अनुराधा? मैम रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, प्लाज्मा, और क्रायो प्रेसिपिटेट। हाँ, जो है आपके ब्लड क्लॉट को हेल्प करता है। ठीक है, सो ये तीनों के चारों के फंक्शंस भी, कि ये क्या करता है, आपके ब्लड क्लॉट को हेल्प करता है, आपके फिर न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है जो कि आपकी बॉडी नीड रहती है, आपके अगेन प्लेटलेट्स भी आपके ब्लड क्लॉट को हेल्प करती है, और रेड ब्लड सेल्स जो है वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं थ्रू आउट योर बॉडी। ये डॉक्टर्स को तो पता ही है सारे, इनफैक्ट ये लोग मुझे पढ़ा देंगे। नाउ वेयर डज ब्लड फॉर ट्रांसफ्यूजन कम फ्रॉम? हाँ जी, पूछा किसी ने? Anyone interrupted or anyone asked anything? नहीं, आगे बताओ। नो मैम। ठीक है, अच्छा कह रहे हाँ हैं हाँ मैम। ब्लड तो डोनेट कोई भी कर सकता है, चाहे वो आपके ब्लड बैंक से ब्लड आया हो, या फिर कोई एनोनिमस बंदे ने आपको या फिर आप कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर, कोई भी ब्लड आपको ट्रांसफर कर सकता है ना? देन वी हैव हाउ डज अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन वर्क? हाउ डज अ ब्लड कैसे काम करता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन? जो भी डोनेटेड ब्लड या ब्लड कंपोनेंट्स है वो आपका स्पेशल मेडिकल बैग्स में स्टोर किया जाता है जब तक जरूरत है उसकी। फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो कनेक्ट करते हैं उन बैग्स को ब्लड। ये तो बहुत इजी सा है जो हमने ऊपर भी पढ़ा था, है ना? एंड नीडल एट द एंड ऑफ द ट्यूबिंग, ये इसको एक बार वैसे पढ़ लेना अब, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव तो है नहीं, पर इसी में से अगर छोटा मोटा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो फिर आप Yes. फिर when can I expect during the transfusion? What can I expect? Sorry. सो ट्रांसफ्यूजन से पहले आपका नर्स क्या क्या चेक करेगी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, क्योंकि आपका शायद एक क्वेश्चन आया भी हुआ है कि आपके वाइटल्स चेक होंगे या क्या होगा, वो एक उसको देख लेना। तो आपका पहले आपका बीपी, पल्स, टेम्परेचर, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि डोनर का जो ब्लड है वो आपके ब्लड टाइप से मैच हो रहा है। फिर मेक श्योर दैट द सप्लाइड ब्लड इज अ प्रोडक्ट ऑर्डर बाय योर डॉक्टर एंड इज लेबल्ड विद योर नेम। देन ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे आपके ब्लड बीपी फिर से चेक किया जाएगा, और पल्स चेक किएगा आफ्टर 15 मिनट्स, टाइमिंग भी है उसमें, है ना? फिर इसके बाद रीचेक करेंगे हम, और एट द एंड तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। नाउ हाउ लॉन्ग डज अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्स? सो कितने टाइम तक रहता है ये? जनरली आपका 1 से 3 घंटे के बीच में हो जाता है ये। ठीक है, और अगेन डिपेंड्स ऑन द नीड्स। फिर किस तरह के रिस्क ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकते हैं, ना? कह रहे हैं कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है वो बहुत कोशिश कर रही है कि ट्रांसफ्यूजन के टाइम पर किसी तरह का कोई रिस्क या बीमारी ना हो। और जो ब्लड बैंक है वो पोटेंशियल डोनर से काफी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं उनके हेल्थ को लेके, उनके बिहेवियर को लेके, या उनकी ट्रैवल हिस्ट्री को लेके, ताकि वो ये फाइंड आउट कर सके कि उनको कोई किसी तरह की पास में कोई बीमारी या करंटली कोई बीमारी होने के चांसेस तो नहीं है ना? इवन, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि प्रिकॉशंस होने के बाद भी कई बार कुछ इश्यूज हो सकते हैं, या फिर कोई डिजीज ट्रांसफर हो सकती है, ऑल्दो रेट बहुत ज्यादा कम है, या प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। जैसे यहाँ पे लोगों ने एग्जांपल दिया हुआ है कि एचआईवी जो है, तो किसी 1.5 मिलियन डोनेशन किसी एक को होती है, या हेपेटाइटिस सी 1 इन 1.2 मिलियन डोनेशन, हेपेटाइटिस बी 1 इन 2,93,000 डोनेशन। ये पहले का डेटा है वैसे ना। अब करंट वाला डेटा एक बार थोड़ा सा चेक कर लेना, अगर आप अपडेटेड रखो अपनी इंफॉर्मेशन को, है ना? उसके बाद पीपल व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शंस कैन हैपन फ्रॉम अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन? तो एक्सपीरियंस क्या होंगे उनके? जैसे ब्रीदिंग ट्रबल हो गया, फीवर आ सकता है, चिल्स आ सकते हैं, रैशेस हो सकते हैं, फिर आपका इम्यून सिस्टम में किसी तरह का कुछ इश्यूज हो सकते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है ना? उसके बाद कह रहे हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के क्या बेनिफिट्स हैं? ब्लड तो हमें पता है कि इंपॉर्टेंट है, इफ यू डोंट हैव इनफ ब्लड,
or one of the components of blood, you could face a life-threatening situation. So blood and the components of blood benefit the body in 3 ways. सबसे पहले ऑब्वियसली रेड ब्लड सेल की बात करी थी हमने, ऑक्सीजन कैरी करता है, एडिक्वेट ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, हार्ट और ब्रेन के लिए। आपका रेड ब्लड सेल जो ऑक्सीजन कैरी करे, दैट इज अगेन दी मेन फंक्शनिंग ऑफ योर बॉडी। उसके बाद करेंगे प्लेटलेट्स हैं, आप उससे आपकी ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है ना, अगर आपका लो प्लेटलेट काउंट है। दूसरा प्लाज्मा से आपको अगेन ब्लीडिंग कंट्रोल या प्रिवेंट करनी है तो वो प्लाज्मा आपको हेल्प करता है। फिर प्लस ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आप कितनी जल्दी रिकवर कर जाते हो, 24 to 48 आवर्स, बहुत इजी है ये, ठीक है। डॉक्टर को हमें कब बुलाना पड़ेगा, जब हम किसी तरह के हमारी कोई क्रिटिकलिटी आ जाती है, जैसे कि तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ब्लड देने के बाद या ब्लड लेने के बाद भी, ट्रांसफ्यूजन के बाद इसको बोलते हैं हम लोग। ब्लीडिंग, पेन है, अगर न्यू ब्रशिंग एट आईवी साइट हो रहा है, फिर कोल्ड है आपको या कोई रेडिशनेस आ रही है आपके यूरिन में, आपकी हार्ट बीट में चेंज आ रहा है, फास्ट हो गई है, चेस्ट में पेन लग रहा है, हेडेक है, किसी तरह के रैशेज हो रहे हैं, किसी तरह कोई बैक पेन हो रहा है, तो इन सारे केसेस में यू कैन कॉल टू योर डॉक्टर, ठीक है। आर देयर अल्टरनेटिव? अच्छा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कोई अल्टरनेटिव तो नहीं है ना, हमें हर सिचुएशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना ही पड़ता है। और अगर इवन कोई अल्टरनेटिव ले भी नहीं, जैसे मेडिकेशन है, या आप वो बोलते हो कि चलो बॉडी खुद भी ब्लड डेवलप करेगी या रिकवर करेगी, तो दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज डिस्चार्जिंग पेशेंट्स। डिस्चार्ज समरी जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आज के टाइम पर, क्योंकि कह रहे हैं कि जितने भी डिस्चार्जिंग है पेशेंट्स को जब डिस्चार्ज करते हैं हॉस्पिटल से, अब के टाइम पे थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और उसके चैलेंजेस भी बढ़ गए हैं, ठीक है। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए आपको डिस्चार्ज प्लानिंग जिसको बोलेंगे, या डिस्चार्ज आपकी डिस्चार्ज टीम उस तरह की से काम करती है, ताकि जो भी क्वालिटी है आपके पेशेंट्स की, प्लस उनका जो फाइनेंशियल वेलबींग है आपके हेल्थ केयर सिस्टम का, वो दोनों के दोनों मेंटेन रहे और बेटर होता जाए। अब बात करते हैं हम लोग एप्रोप्रिएटनेस फॉर डिस्चार्ज। कह रहे हैं कि जो हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स हैं वो काफी टाइम तक हॉस्पिटल में रहते हैं, और अगर वो उनको लगता है कि क्राइटेरिया मेट नहीं हो रहा किसी भी रीजन की वजह से, सोशल फैक्टर की वजह से, तो कई बार जल्दी डिस्चार्ज भी करा लेते हैं, और वो खुद सेटिस्फाई नहीं होते आपके हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट से। तो ऑब्वियसली दैट विल आल्सो अर्ली हॉस्पिटल डिस्चार्ज से भी आपकी कॉस्ट हॉस्पिटल की हो सकता है सेव हो या पेशेंट्स की सेव हो, लेकिन उससे इमरजेंसी इश्यूज बढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आप पढ़ लेना, ये बहुत इजी है। देन ओके, नेक्स्ट इज in order for the patient to be deemed safe and ready for discharge to home or a non-acute environment, a provider must take into account number of factors beyond the medical determinants. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे ध्यान रखा जाएगा एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, और ये कंफर्म किया जाएगा कि हाँ अब आराम से आपका जो पेशेंट है वो डिस्चार्ज हो। सबसे पहले हम बात करते हैं पेशेंट कॉग्निटिव स्टेटस, यानी कि उसका जो बिहेवियर है, उसका जो माइंडसेट है वो कैसा है, हाउ वेल द पेशेंट इज नाउ, वो हमें उस स्टेटस को चेक करेंगे और डॉक्यूमेंटेड करेंगे। पेशेंट की एक्टिविटी लेवल, उसका फंक्शनल स्टेटस, उसकी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा मूव कर रहा है, वो हम उसको भी नोट डाउन करेंगे। देन उसका पेशेंट नेचर ऑफ द पेशेंट्स करंट होम एंड सूटेबिलिटी फॉर पेशेंट्स कंडीशंस, एग्जांपल प्रेजेंस ऑफ स्टेयरवेज, क्लीनलीनेस। भाई हम जो डिस्चार्ज कर रहे हैं पेशेंट को, तो पेशेंट जहाँ जाएगा, जहाँ अपने घर पे रहेगा, वो या जो भी नेक्स्ट जो भी प्लेस पे वो जा रहा है, वो कितनी क्लीन है, वो कितनी सूटेबल है पेशेंट की फर्दर रिकवरी के लिए। फिर क्या उसको कंपैशन सपोर्ट क्या मिलेगा, फैमिली कितनी अवेलेबल है, मेडिकेशंस कहाँ से मिलेंगी, सर्विसेज उसके पास कहाँ से अवेलेबल है, फिर उसके पास ट्रांसपोर्टेशन है या नहीं है, अगर वो हॉस्पिटल से दोबारा घर जाएगा और घर से हॉस्पिटल विजिट करेगा। उसके बाद उस कम्युनिटी में जहाँ वो जा रहा है पेशेंट, उसके लिए भी क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी, मतलब अगर ट्रांसपोर्टेशन देखें या कनेक्टिविटी देखें, इलेक्ट्रिसिटी देखें, ये सारे अवेलेबल है या नहीं, ये सारी चीजें अब नाउअडेज एनालाइज की जाती है। From discharge home, patients with help from family or other caregivers should be able to। अच्छा, ये चीजें बता रहे हैं कि अगर जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है आपका पेशेंट, तो पेशेंट को खुद
क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो उसके पास होनी चाहिए। सबसे पहले वो कह रहे हैं ऑब्टेन एंड सेल्फ एडमिनिस्टर्ड मेडिकेशन, जो मेडिसिन को हॉस्पिटल से रिकमेंड की गई है वो उसको ऑब्टेन इजीली, मतलब उसको ऑब्टेन कर सके और उसको ले सके। उसके बाद सेल्फ केयर फैसिलिटीज या सेल्फ केयर एक्टिविटीज पे ध्यान दे सके, खुद कर सके, अपना अप्रोप्रिएट डाइट ले सके, न्यूट्रिशनल नीड्स मिले उसको, और जो भी उसके डेजिग्नेटेड प्रोवाइडर्स हैं, मतलब जो भी उसके नेक्स्ट राउंड ऑफ कंसल्टेशन है उन सब पे वो प्रॉपर फॉलो अप करें। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। अब एक केस पे आ जाओ। केयर फैसिलिटीज में ये दो एक दो ये फुल फॉर्म एब्रिविएशंस भी होंगे, इस पर भी ध्यान रखना। Types of care: the severity of functional impairment, need for assistance with activities of daily living, assistance of daily living, and often determine whether a patient can be safely managed at home or requires care at a skilled nursing facility, which is SNF, or extended care facility, which is ESF. So in making this determination, particular attention is paid to need for the supervision in ADLs and safety awareness. So ADLs है यानी कि activities of daily living है, आपका जो nursing है, skilled nursing facility, इन सब पे भी ध्यान दिया जाता है in order to understand कि आपका जो हॉस्पिटल से आपका बंदा जो डिस्चार्ज होगा उसको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी, किस तरह का सुपरविजन रहेगा। मेडिकेयर इज डिफाइंड इन 3 कैटेगरीज। हेल्थ फैसिलिटीज में 3 होती हैं। पहला एक्यूट केयर हॉस्पिटल, उसके बाद एग्जेम्प्ट हॉस्पिटल जिसमें इन पेशेंट को रिहेबिलिटेशन के लिए डाला जाता है या कोई लॉन्ग टर्म डिजीज है उसकी रिकवरी के लिए डाला जाता है, और तीसरा हमारा आ जाता है नर्सिंग एंड नर्सिंग केयर फैसिलिटी या फिर नर्सिंग फैसिलिटीज भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि ना कई बार वो पूछ लेते हैं टर्म्स, मैंने येलो मार्क कर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इनपेशेंट रिहैबिलिटेशन सर्विसेज। अच्छा, इसमें ये जो एक क्राइटेरिया है ना, ये एक बार इसको पढ़ लेना, जिसमें बताया हुआ है कि सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया के लिए IRFS must admit 75% of patient for one of 13 specified diagnoses such as stroke or major trauma. Patient must require multidisciplinary therapy, जिसमें आपका फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, आपका प्रोस्थेटिक सर्विसेज, ये सारी अवेलेबल होनी चाहिए। और फिजिशियन का जो सुपरविजन है वो कम से कम 3 दिन पर वीक के हिसाब से होना चाहिए आपकी इस फैसिलिटी के अंदर। जब भी आप रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज ऐड करोगे हॉस्पिटल में तो ये आपके क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, ठीक है। यस। उसके बाद LTAs की जो लॉन्ग टर्म एक्यूट केयर हॉस्पिटल है उसमें भी दिया कितना एवरेज स्टे होना चाहिए, पेशेंट्स का किस तरह की मेडिकल इंटरवेंशन होनी चाहिए, ये क्या क्या कॉम्प्लेक्स वुंड्स और ये सब चीजें ना, ये क्राइटेरिया है, ये इसको पढ़ लेना एक बार अच्छे से, आपको मार्क कर देती हूँ, ये अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ऐसे आपका नर्सिंग फैसिलिटीज में भी क्या क्या होने चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं कि मेडिकेयर कवरेज की क्वालिफिकेशन के लिए patient must have a qualifying event that includes a 3-night hospital stay and must require skilled nursing or rehabilitation for at least 1 hour daily, 5 days a week. Medicare SNF benefits last 100 days without a new qualifying event, and most SNF do not accept high cost patients for admission. Extended care facilities में क्या क्या आएगा, जैसे आपका reimbursed through Medicaid है, या आपके patient must have exhausted his or her assets, require assistance with these 3 ADLs and require, ये भी अगेन आपको थोड़ा सा theoretical है तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, डिस्चार्ज प्रोसेस के क्या क्या एलिमेंट्स हैं। अब जब भी डिस्चार्ज प्रोसेस होगा तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिस्चार्ज प्लानिंग की। डिस्चार्ज प्लानिंग एक ऐसा डेवलपमेंट है, ये आपके जो भी आपका डिस्चार्ज प्लान होता है किसी भी पेशेंट के लिए, तो उस टाइम पर हम लोगों को जब हॉस्पिटल से वो छोड़ेगा कितना उसको टाइम लगेगा, क्या क्या उसके प्रोविजंस रहेंगे, वो प्रोविजंस एडिक्वेट है या नहीं है, पोस्ट डिस्चार्ज सर्विसेज एडिक्वेट है या नहीं है,
ये सारी प्लानिंग जो है हमारी हॉस्पिटल को अपने सेटअप के टाइम पे, एक्विजिशन के टाइम पे मेंटेन करनी होती है, बिकॉज उसी टाइम पे वो लोग डिस्चार्ज प्लानिंग के बारे में बात करते हैं, या डिस्चार्ज प्रोसेस जो बनाएंगे उसको प्लान आउट करते हैं। डिस्चार्ज प्लानिंग जो है हमारी बेसिकली वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, हमने पहले ही बात करी थी, जिसके अंदर हमें लेवल ऑफ सर्विसेज देनी है पेशेंट्स को, और प्रॉपर केयर देनी है, और उनका हॉस्पिटलाइजेशन प्रॉपर रखना है, और उसके बाद हमें उनको ट्रांसफर कर देना है नेक्स्ट लेवल पे, यानी कि उसको घर भेजना है, या जो भी आपके नेक्स्ट स्टेप रहेंगे आफ्टर दी प्रोसीजर। पढ़ने से आ जाएगा। अच्छा, एक होता है मेडिकेशन रिकंसिलिएशन। क्या मतलब होता है रिकंसिलिएशन का? रिकंसिलिएशन होता क्या है? मैम वो हेलो। हम्म। यस मैम, मेडिकेशन रिकंसिलेशंस का मैम ये होता है कि ये मैम जैसे कोई मेडिसिन दी जाती है तो उसको दोबारा से देखा जाता है कि ये करेक्ट मेडिसिन है या नहीं है। तो हम्म। during the point of giving patient care, the patient is admitted in a hospital, तो स्टाफ का और डॉक्टर्स का ये रोल होता है कि वो दोबारा चेक करते हैं कि मेडिसिन करेक्ट है नहीं है, और वो स्टाफ का मेन रोल होता है, नर्सिंग स्टाफ। और वेरी गुड, वेरी गुड। अनुराधा, आप बताओ थोड़ा सा। मैम जो भी मेडिकेशन दिया जाता है बाय डॉक्टर, तो वो एक बार नर्स के थ्रू रिव्यू किया जाता है, उसको उसको मेडिकेशन रिकंसिलेशन बोला जाता रिकंसिलिएशन बोलते हैं, करेक्ट। सो रिकंसाइल मतलब जो भी आपने जो भी पहले रहा है और जो बाद में हुआ है, मतलब दो एक्टिविटीज रही, जैसे डॉक्टर ने बोला और नर्स ने आगे दिया, तो उन दोनों स्टेप्स में कोई वेरिएशन ना हो, वो हमारा रहता है। तो रिकंसिलिएशन का मतलब नहीं होता है, जैसे कि अगर हम बैंक की बात करें, बैंक में जो आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आपको मिलती है ना पासबुक, है ना, एक आपके पास होती है ना, है। हाँ हाँ हाँ। कराते हैं, और एक बुक जो है वो बैंक के पास रहती है, जो आपके रिकॉर्ड रहते हैं, तो आप उसको जाके पासबुक में एंट्री क्यों करवा के आते हो? क्योंकि आप रिकंसाइल करते हो, जो जो मैंने वहां पे एंट्री करी, जो भी मैंने चेक डाले हैं, या मैंने पेमेंट्स करी है, या मैंने डिपॉजिट किया है, वो मेरी बुक्स में आया हुआ है या नहीं आया हुआ, तो कोई गैप तो नहीं है उसमें, कोई वेरिएशन तो नहीं है। ऐसे ही आपका मेडिकेशन रिकंसिलिएशन भी एक ऐसा ही मेडिकेशन रिव्यू है, जिसमें हम वेरीफाई करते हैं पेशेंट मेडिकेशन लिस्ट को एट अ पॉइंट ऑफ केयर ट्रांजिशन और हॉस्पिटल डिस्चार्ज के टाइम पे, ताकि ये हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सी मेडिकेशंस हैं, कौन से ऐड हुए हैं, कौन से डिसकंटिन्यू हुए हैं। और जब आपका ये फॉर एग्जांपल इवन अगर कोई प्री एडमिशन के टाइम पे, और अभी जो लास्ट हम जो उसको फाइनल जो मेडिसिन दे रहे हैं, या प्रोसेस में जो मेडिसिन दे रहे हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, वो सारी चीजें हम मेडिकल रिकंसिलिएशन के अंदर अपना ऐड करते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें लिख लो, पढ़ लोगे ना, इसके अंदर कोई बेसिक है वैसे ये, है ना। हाँ। यस मैम, यस मैम। अच्छा, उसके कह रहे हैं कि एक्यूरेट मेडिकेशन लिस्ट फर्स्ट स्टेप इज हैव, इसमें स्टेप्स बता रखे हैं कि हैविंग एन एक्यूरेट मेडिकेशन लिस्ट एट हॉस्पिटल डिस्चार्ज, इस पर जो डिपेंड करता है कि आपका कितना एक्यूरेट प्री एडमिशन मेडिकेशन लिस्ट था, फिर उसके बाद कितना आपका एक्यूरेट लिस्ट ऑफ मेडिकेशंस हैं जो पेशेंट्स को दिए जा रहे हैं एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, उसके बाद having knowledge of what medication changes were made during hospitalization and the reasons for the changes। भाई क्या रीजंस रहे हैं चेंजेस के, और पहले क्या मेडिकेशन था और अब क्या मेडिकेशन है, इसके एक दो एग्जांपल्स आप अपने आप पढ़ लेना, तो इतना बड़ा। अब उसके बाद कर रहे हैं हम डिस्चार्ज समरी की बात, है ना। डिस्चार्ज समरी जो है एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन हॉस्पिटल केयर टीम एंड आफ्टर केयर providers, is often the discharge summary, raising the importance of successful transmission of this document in a timely fashion। क्या बोल रहे हैं कि जो भी डिस्चार्ज समरी है हमारी, वो एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है हॉस्पिटल केयर टीम के बीच में, और उसके बाद जो केयर देंगे आपके जो भी आपके अटेंडीज हैं या फैमिली मेंबर्स हैं, वो पेशेंट को जो केयर देंगे, उन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन। क्योंकि जब आप डिस्चार्ज कर दे तो फिर उसको लिखा होता है ना कि आपको ये मेडिसिन देनी है, ये मेडिसिन देनी है, इतने टाइम बाद कंसल्टेशन करना है। सो इट्स अ काइंड ऑफ मैसेज टू द पर्सन हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट। ठीक है, ये कुछ डेटा है कि इतना इतना परसेंट रहा है। अब उसके कह रहे हैं इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स
एज मैंडेटेड बाय द सेंटर फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज। ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं डिस्चार्ज समरी के, जिसमें आपके आ जाता है आउटकम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन की हॉस्पिटलाइज होने के बाद क्या रिजल्ट निकला, डिस्पोजिशन ऑफ द पेशेंट, क्या होता है डिस्पोजिशन ऑफ द पेशेंट, जी मैम छोड़ देना उनको, हॉस्पिटल से रिलीज करना। हाँ, एंड देन क्या क्या प्रोविजंस रहेंगे जिसमें अपॉइंटमेंट्स कैसे हुआ था, कैसे क्या क्या नीड प्रोवाइड करी गई थी, किस तरह के हेल्थ सर्विसेज, किस तरह की नर्सिंग रही थी, वो सारी चीजें हमारी डिस्चार्ज समरी के का पार्ट होना जरूरी है। ठीक है, एज पर दी सेंटर फॉर मेडिकल केयर। इसके बाद कह रहे हैं कि काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिसमें कंप्यूटर बेस्ड इनोवेशंस की गई है ताकि डिस्चार्ज समरी को काफी हद तक इम्प्रोवाइज किया जाए और एंड यूजर्स के लिए वो बहुत इजी हो उसमें, और इन सबसे आपके ऑडिट्स जो फीडबैक्स हैं वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड की जाए, आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो उसके अंदर। उसके बाद जो ऑफिस है नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सपोर्टेड अ पायलट प्रोजेक्ट टू डेवलप स्टैंडर्डाइज्ड डेटा सेट्स फॉर ट्रांजिशन ऑफ केयर बिटवीन एक्यूट एंड पोस्ट एक्यूट केयर। दिस ये इजी है, इसमें कुछ इतना नहीं है, थोड़ा सा इसको पढ़ लेना ये बस। कि नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओएनसी जिसको बोलते हैं, उसने एक पायलट प्रोजेक्ट भी तैयार किया है ताकि स्टैंडर्डाइज डेटा सेट्स कर सके, ताकि ट्रांजिशन हो सके केयर के बीच में, और कोई अगर पोस्ट एक्यूट केयर साइट्स हैं तो वहां से भी वो आपकी इंफॉर्मेशन मिल सके। देन पेशेंट इंस्ट्रक्शंस, एक मॉडल है जिसमें बताया हुआ है उन्होंने कि पेशेंट मटेरियल विच वाज डेवलप्ड बाय नेशनल पेशेंट सेफ्टी फाउंडेशन, जिसको हम आस्क मी 3 मॉडल बोलते हैं, जिसमें देखा जाता है कि ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट जो इसमें डॉक्यूमेंट की जाती है समरीज में, कि व्हाट इज माय मेन प्रॉब्लम, मतलब क्यों हॉस्पिटल किया गया था, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज क्यों किया था, देन व्हाट डू आई नीड टू डू, मतलब वो कैसे मैनेज करे हॉस्पिटलाइज होने के बाद अपने घर में अपने आप को, अगर उसको फिर प्रॉब्लम आ जाए तो, एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर मी टू, और मुझे वो क्यों करना है। ये तो आस्क मी 3 मॉडल बेसिकली नेशनल पेशेंट सेफ्टी फाउंडेशन ने इसके ऊपर काम किया था। अच्छा, ये वाला डॉक्यूमेंट डेटा थोड़ा सा ये आप लोगों ने जरूर पढ़ना है, मैं इसको मार्क कर देती हूँ अगेन। कि भाई डिस्चार्ज इंफॉर्मेशन कैलेंडर चाहे वो रिटन हो या वर्बल हो, रिव्यू होने, पेशेंट जरूर रिव्यू करें, उसकी फैमिली जरूर रिव्यू करें, है ना, हमें उनको उसको रिव्यू जरूर करवाना है, ताकि जो भी आपके डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शंस हैं या डिस्चार्ज पेशेंट्स के लिए जो भी सपोर्टिव इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्लियरली आपके जो भी फॉलोअप्स रहेंगे या जो भी आपके अटेंडीज रहेंगे उनके पास क्लियर हो। ठीक है, हॉस्पिटल स्टाफ को ये भी इंश्योर करना है कि जो भी आपकी पेशेंट एजुकेशन है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। मल्टी साइट स्टडी ऑफ ओवर 600 इंटरनल मेडिसिन रेजिडेंट, ओवर 1/3 रिपोर्टेड, बताया गया कि 600 इंटरनल मेडिसिन रेजिडेंट्स के हिसाब से ओवर 1/3 ने ये रिपोर्ट किया है कि वो बहुत अनश्योर रहे थे कि उनकी जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है उन्होंने उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी, तो वो चीज होना बहुत जरूरी है। इसलिए पेशेंट पार्टिसिपेंट्स जितने भी रहेंगे वहां पर, उनको उनके रोल्स वगैरह बहुत क्लियरली डिफाइन हो ताकि पेशेंट्स को बहुत इजीली और बहुत अच्छे से हैंडल किया जा सके। चेकलिस्ट प्रॉपरली जो है वो चेक होनी चाहिए। चेकलिस्ट एज इन, चेकलिस्ट का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? हाँ जी, वसीम, चेकलिस्ट क्या क्या रहेगी डिस्चार्ज समरी में, करा है आपने कभी
हॉस्पिटल में डिस्चार्ज डिपार्टमेंट में कोई काम जो आपका ये डिस्चार्ज समरी बनाते हैं? यस मैम। मैम ड्यूरिंग द डिस्चार्ज टाइम एक्चुअली उसमें मैम चेक करते हैं कि डॉक्टर ने जो एडवाइस दे रखी है उसके अंदर मैम पहले हम देखते हैं कि इनका कोई ड्यू तो नहीं है और हम्म। हॉस्पिटल में। उसके बाद ये डिस्चार्ज समरी के लिए नीचे भेजा जाता है और वहाँ से जो मैनेजमेंट की तरफ से मैम फिर वहाँ से एक इन्फॉर्म हमको मिलता है जो कि एक नर्सिंग स्टेशन पे या फिर डॉक्टर्स। फिर वहाँ से मैम क्लियर होने के बाद उसके बाद मैम उसके बाद फिर डिस्चार्ज का प्रोसीजर आगे बढ़ाया जाता है। तो मैम एक स्टेप टू स्टेप है मैम, सारे डॉक्यूमेंटेड सारे प्रोसीजर पूरे किए जाते हैं। तो हम्म। मैम ये एक पैटर्न एक स्टैंडर्ड है जो हॉस्पिटल में फॉलो किया जाता है। करेक्ट। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना एक ये हमने कर लिया, भी कर लिया। इसको पढ़ लेते हैं कि अच्छा, कई बार ना रीएडमिट करने पड़ते हैं पेशेंट्स, है ना, ये सबको पता है कि कई बार ऐसे इश्यूज भी आते हैं जिसमें रीएडमिट करना पड़ा है। कि अब करें कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे रीएडमिट करना पड़ता है, पड़ सकता है। जैसे प्री मेच्योर डिस्चार्ज, जल्दी से डिस्चार्ज ले लिया और वो फिर क्योर नहीं हुआ, वापस से रीएडमिट। इनएडिक्वेट पोस्ट डिस्चार्ज सपोर्ट, डिस्चार्ज के टाइम पे उनको प्रॉपर सपोर्ट, प्रॉपर सपोर्ट का मतलब है लाइक गाइडेंस, आगे जो उनको केयर करनी है या कोई किसी तरह का कोई प्रिकॉशंस लेना है वो बताया नहीं गया और वो नहीं लिया पेशेंट ने, देन पेशेंट may have to be readmitted again. insufficient follow up, मतलब जो कंसल्टेशन या फॉलो अप्स लेने थे पेशेंट को वो से नहीं लिए, जिसकी वजह से अगेन बीमारी या प्रॉब्लम बढ़ गई एंड देन रीएडमिशन की जरूरत पड़ी। थेरेपेटिक एरर्स, इसका क्या मतलब है? बताना, थेरेपेटिक एरर्स, डॉक्टर अनुराधा, क्या मतलब है? ट्रीटमेंट में कोई कोई गलती हो, ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट अगर कोई प्रॉब्लम होती जो हो भी गई हाँ और वो ट्रीटमेंट लेटर में है, तो उसकी वजह से एडमिट। हाँ उसकी वजह से। मैम कभी कभी मैम फॉर एग्जांपल मैम रॉन्ग मेडिसिन अप्लाई करा देना और मतलब जो जो स्पेसिफिक उसको मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, तो थेराप्यूटिक एरर्स मैम कभी कभी आ जाते हैं। करेक्ट। उसके बाद ड्रग इवेंट्स आपके एडवर्स रहे हैं, मतलब मेडिकल जो मेडिसिन हैं वो प्रॉपर नहीं मिली हैं, मेडिसेशन रिलेटेड इश्यूज रहे हैं, हैंड्स ऑफ फेल रहा है, कोई प्रोसीजर्स में कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं, इन्फेक्शंस आ गए हैं, अल्सर हो गया, कोई पेशेंट फॉल कर गया है, ये सारे जो इश्यूज हैं उसकी वजह से भी रीएडमिट करना पड़ सकता है। ठीक है। थेरेपेटिक एरर्स के अंदर एग्जांपल दिए हैं, पेशेंट सेंट होम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन फॉर नेसेसरी मेडिसिन, patient receiving duplicate prescriptions for medications they have at home labeled with a different name, example generic and proprietary names, inadequate monitoring and follow up for drug side effects। ये बहुत इजी है। ये जो हमने डिस्कस किया था, आई थिंक इसको हमने कवर कर लिया है। इसको हमने थोड़ा सा बाकी बाद में कर लेंगे बाकी तो। अच्छा, अच्छा ये एक बार पढ़ो इसको, रिस्क फैक्टर्स फॉर रीएडमिशन। ओके मैम। पढ़ लिया? यस मैम। बताओ फिर मुझे, बताओ वसीम।
मैम रिस्क फैक्टर फॉर एडमिशन में मैम यही है कि इसके अंदर मैम सजेस्ट कि क्या कहा है कि क्लिनिकल और डेमोग्राफिक जो पैरामीटर्स हैं, तो जो रीएडमिशन होते हैं, तो जो डिपेंड करते हैं कि ड्यूरिंग द एडमिशन और डिस्चार्ज के बीच में जो अगेन जो डिस्चार्ज और रीएडमिशन के बीच में एक और स्टडी करी गई जो पाया गया है कि विद इन अ 1 वीक वो दोबारा से रीएडमिशन ले सकते हैं, बट मोर देन रिस्क फैक्टर्स लेटर वो विद इन 8 days to 30 days में भी आफ्टर डिस्चार्ज रीएडमिशन ले सकते हैं। और क्लिनिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? मैम क्लिनिकल फैक्टर्स यही है मैम कि हाई रिस्क जो मेडिसिन प्रोवाइड करी जाती हैं, जैसे कि मैम एंटीबायोटिक्स हैं और हमारी ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स हैं, एंटीकोगुलेंट, समटाइम मैम वो ज़्यादा दे दी जाता है जिसकी वजह से क्लॉटिंग हो जाता है, समटाइम पेशेंट को हार्ट स्ट्रोक भी हो जाता है। नार्कोटिक ड्रग्स है, एंटीलेप्टिक मेडिसिन है, एंटीसाइकोटिक मैम जो ज़्यादा मेडिसिन दे दी जाती हैं वो साइको कंडीशन में वो स्लीपिंग मोड में चला जाता है, वो भी रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। एंड हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स, तो मेडिकल पॉलीफार्मेसी में ज़्यादा ज़्यादा मेडिसिन का यूज़ करना, मतलब ओवरडोज यूज करना में मोर देन 6 क्रोनिक कंडीशन में इसमें बताया है। एंड स्पेशल क्लिनिकल कंडीशन में यही है कि एडवांस क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, डायबिटीज पेशेंट वालों के लिए, हार्ट फेलियर, कैंसर, जिनका वेट लॉस, इसमें वेट लॉस हो जाता है, डिप्रेशन एंड सेप्सिस इन्फेक्शन के लिए, ये इसके क्लिनिकल फैक्टर्स हैं। और मैम डेमोग्राफिक जो लॉजिस्टिकल फैक्टर्स हैं मैम वो यही है कि मैम हॉस्पिटलाइजेशन, ओके तो आप लिटरेसी रेट अच्छा नहीं है, सोशल नेटवर्क प्रॉब्लम है वहाँ पे, फाइनेंशियल स्टेटस इकोनॉमिक स्टेटस ठीक नहीं है, या आपका डिस्चार्ज जो है वो अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस दिया हो, मतलब डॉक्टर ने बोला है अभी रुकने के लिए बट स्टिल उनकी जो उनके जो खुद के इश्यूज हैं जिसमें उनके डेमोग्राफिक फैक्टर्स की जहाँ पे बात करेंगे, उनका जो एज फैक्टर है या जो उनका जेंडर स्टेटस है उसके बेसिस पे उनको उनका माइंड जो है वो नहीं उनको अलाउ कर रहा वहाँ पे रहने के लिए, तब भी आपका अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस जो है डिस्चार्ज हो जाता है पेशेंट्स का। आई थिंक ये वाला सब इसकी जरूरत नहीं है। इसको एक लेस इंडेक्स बोलते हैं, जो कि हम एक टूल रहता है पेशेंट का रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना। इसको थोड़ा सा कई बार अगर एग्जाम में आ गया तो एक बार इसको जस्ट ना वैसे नॉर्मली पढ़ लेना कि होता क्या है ये लेस इंडेक्स। भाई ये बेसिकली ना पैरामीटर है, हॉस्पिटल्स में यूज किया जाता है इसको अपने पेशेंट्स का रीएडमिशन के लिए टाइम पर क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, ठीक है। एक उसके बाद रहता है आपका हॉस्पिटल स्कोर, इसको भी पढ़ लेना, इसको भी जरूर पढ़ लेना कि हॉस्पिटल स्कोर क्या होता है। ये भी मॉडल है आपके अवॉइडेबल रीएडमिशंस को डेवलप करने के लिए, मतलब एक मॉडल डेवलप किया गया है कि दोबारा से ना आए या रीएडमिशन की जरूरत ना पड़े पेशेंट्स को, ठीक है। इसके बाद बाकी आई थिंक नेक्स्ट तो फिर हम लोग उसमें करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई थिंक ये सब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ओके मैम, ओके मैम, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ये पेशेंट्स की क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी और थोड़ी सी समरी वाला पार्ट, और ये आपका हॉस्पिटल रीएडमिशन रिडक्शन प्रोग्राम है, चलो ठीक है। तो एक बार ना इसको जरूर देख लेना अपने क्वेश्चनियर को, एमसीक्यू वाला, अगर आप देखोगे तो ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि इसके सॉल्यूशंस के ऊपर एक बार चेक करना आज, थोड़ा काम कर लेना वसीम एंड अनुराधा, बोथ ऑफ यू, फिर देखना कौन कौन से आंसर्स आप लोगों को नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। ओके मैम, ओके। ठीक है, चलो फिर क्या कल मिलते हैं। ओके मैम, ओके। ओके,
ठीक है ऑलराइट, मैम, कल Okay, 7 ma'am. बजे से मालूम गुड है नाइट session? मैम। Yeah, मैम 7:15 पे मैम स्टार्ट कर देंगे। 7:30 हो तो बेटर है। 7:50 7:30 तो इज मच बेटर। अच्छा 7:30 ठीक है 7, और फिर 7:30 से 9:30 बहुत लेट हो जाएगा यार। 7:15 पे इट्स ओके। 7:15 हाँ 7:15 ठीक है। मैं एक काम करूंगी 7 बजे हम लोग, मैं उनको 7 बजे बोलूंगी, हम लोग 7 सवा 7 तक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा अपने आप ठीक है। वो ओके स्केड्यूल मैम। के हिसाब से वो 7 बजे का स्केड्यूल डाल देंगे, है ना। हमने वैसे और ओके तो आता नहीं है, बट देन विल कवर इम्पोर्टेंट ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बाय द टाइम यू कम। ठीक है, ओके 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 ठीक है, चलो ओके, बाय ओके मैम। गाइस, टेक केयर। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम।